सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रिलियंट माइंड क्लासेस में। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमारा अर्जुना सीरीज। यह सीरीज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वे सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि अभी तक 2023 तक बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। यानी कि ये हमारा पूरा जो सीरीज होगा अर्जुना सीरीज वो PY के ऊपर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं अभी से पहले तक का, यानी 2023 से पहले तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हम लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के साथ बने रहे। उम्मीद है कि यह सीरीज आपके एग्जाम के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए, अगर सीरीज अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th के गणित के चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। चलिए क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिख दिए गए हैं। ठीक है, जैसे जैसे ज़रूरत होगा उसके लिए सॉल्यूशन हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ के साथ बने रहे और अर्जुन की तरह निष्ठावान बनिए और अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या, क्या कर निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले संख्या के बारे में बात किया जा रहा है। तो संख्या का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ समझा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि है ना, मतलब कुछ बाउंडेशन है मेरे पास जगह के कारण, है ना। देखिए सबसे पहले संख्या के बारे में बात करें तो संख्या जिसका इस्तेमाल हम लोग गिनती के लिए करते हैं, गणना करने के लिए करते हैं, उससे क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे कि मेरे पास ये है तो इसको कैसे गणना करेंगे? 2, मेरे पास 2 है तो गणना करने का माध्यम क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए संख्या को लिखने प्रदर्शित करने वाले रेखा को बोला गया संख्या रेखा। क्या बोला गया? संख्या रेखा। दुनिया में जितनी सारी संख्या उसको एक रेखा प्रदर्शित कर दिया गया, इसको क्या बोला गया? संख्या रेखा। इतना तो बात समझ में आ गया। अब और संख्या रेखा प्रदर्शन के आधार पर संख्या को 2 भाग में बांट दिया गया। क्या भाग में? 2 भाग में। एक हमारा वास्तविक संख्या और दूसरा हमारा काल्पनिक संख्या। कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस से बाहर है। ठीक ना, क्लास 11 में पढ़ना। इसी का दूसरा नाम हो गया था सम्मिश्र संख्या। कौन सा? क्लास 11 में इसी को पढ़ना है, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दे तो रूट के अंदर अगर माइनस का सिंबल आ जाए तो ये सारी संख्या कैसे संख्या हो जाती है? सम्मिश्र संख्या। कौन संख्या? सम्मिश्र संख्या। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना, जिससे PYQ के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या और जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या। तो अब हमसे पूछ रहा है प्राकृत संख्या। क्या पूछ रहा है? प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? गिनती की संख्या हो। किसकी संख्या को? गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या ही क्या कहलाती है हमारे लिए? सब के लिए प्राकृत संख्या। तो अब बताइए कि गिनती शुरू कहाँ से करते हैं? 1 से करते ही नहीं करते। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 100, 1000, 2000, 2 लाख, 2 करोड़, जितना जा सके। हाँ कि ना? तो बताइए कि गिनती हमेशा शुरू कहाँ से होता है? 0 से तो नहीं होता है, 1 से होता है। कहाँ से होता है? 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते करते, है ना। तो अब बता दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगा? तो 1 होगा। -1 तो नहीं होगा क्योंकि -1 प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आता। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा? पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही जवाब होगा। उम्मीद है बात तो समझ में आ रही होगी, बच्चा वाला बात है। ठीक ना, लेकिन आपको हम थोड़ा सा समझा दिए कि P/Q वाले संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √12 का प्रमेयीकरण गुणांक क्या है? प्रमेयीकरण गुणांक वैसे गुणांक होते हैं जो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल दें। प्रमेयीकरण गुणांक वैसी संख्या होती है जो कि अपरिमेय को किसमें बदल दे? परिमेय में बदल दे। किसमें बदल दे? परिमेय में। तो देखिए समझाते हैं। अगर ये सब बातें नोट करनी हो तो नोट कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे आपको बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए तो प्रमेयीकरण, है ना। तो अगर बात किया जाए कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वास्तविक संख्या क्या प्रकार के? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और
अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, थोड़ा जमा नहीं। अब देखिए उससे बढ़िया है कि इतना समझ लीजिए कि बट्टा वाली सारी संख्या, बट्टा वाली संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसके अलावा रूट के अंदर की वैसी संख्या, रूट के अंदर की वैसी संख्या जो जिसका वर्गमूल संभव क्या हो, जिसका वर्गमूल हो, उसको क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या, है ना। जिसका अगर रूट के अंदर की संख्या का वर्गमूल नहीं हो तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अगर वर्गमूल इसका नहीं हो तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे √4 वर्गमूल है कि नहीं पूरा पूरा, √9 वर्गमूल है, √16 वर्गमूल एकदम है, √1/25। तो भाई साहब 1 का भी वर्गमूल 1 होगा, 25 का 5 होगा। तो ये सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। अपरिमेय क्या हो जाएंगी, √3 नहीं है वर्गमूल, √5, √7, √11, √12, √10। ये सब सारी संख्या का वर्गमूल पूरा ठीक से नहीं निकल पाएगा, दशमलव में नहीं आना चाहिए। वह संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, √12 का, यानी √12 में हम किससे गुना करें कि वो क्या बन जाए, परिमेय बन जाए। तो भाई साहब हमेशा ध्यान रखिएगा कि ना अपरिमेय संख्या का वही संख्या ना, अपरिमेय संख्या को यदि परिमेय संख्या बदलना है, किसमें बदलना है, परिमेय में बदलना है, तो जो संख्या दिया गया है उसी से गुना कर देंगे। यदि मेरे पास √3 दिया तो उसमें किससे गुना कर देंगे, √3 से। अगर मेरे पास √5 दिया है तो किससे गुना कर देंगे, √5 से। यानी कि √3 के लिए √3 ही उसका परिमेयीकरण गुणांक है, √5 के लिए √5 ही उसका क्या है, परिमेयीकरण गुणांक। उसी प्रकार से √अंडर कितना दिया है, 12। तो यहाँ तो √12 कहीं नहीं नजर आ रहा भैया। इसका मतलब क्या, तो भैया ये देखो यहाँ से कि √12 को हम लिख सकते हैं कि √2 4 तिहाई 12। और क्या आपको पता है कि रूट के अंदर अगर 2 को जोड़ा रहता है, 1 बाहर निकल जाता है। अब मिला लो, है दिया हुआ कहीं ऑप्शन में, एकदम दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। आया कि नहीं समझ में। तो किसी अपरिमेय संख्या के लिए उसी का संख्या मतलब वही संख्या उसका परिमेयीकरण गुणांक होता है। इतना बात समझ में आ गया। तो √12 के लिए क्या हो जाएगा, 2√3 इसका परिमेयीकरण गुणांक हो जाएगा। अब देख लो भाई साहब 2022 तो ये सारे क्वेश्चन PYQ ही हैं, जिनको देखिए अगर किसी को हराना है आपको, अभी आपका दुश्मन कौन है, बिहार बोर्ड ही है ना, बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, उसको तो सॉल्व कर लेंगे नहीं कि हम जीत गए। तो हमको पता होने चाहिए कि आखिर अभी तक कौन कौन हथियार का वो इस्तेमाल कर चुका है बोर्ड के लिए। तो यही सारे हथियार हैं कि जिसका इस्तेमाल कर लिए तो ज़्यादा चांसेस या तो इसका नहीं करेगा या फिर दोबारा इसी का कर रहा होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर अभी तक बोर्ड में पूछा क्या गया, फिर हम मॉडल सेट के थ्रू भी जानेंगे जो पूछ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ में आ गया। अगर ये सब बातें नोट करनी होगी तो नोट करते रहिएगा, ऑब्जेक्टिव है, बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 45 और 60 का मौसा बता दीजिए। 45 और 60 का मौसा बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको रब कर दें ना, नोट करना होगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, यहाँ जो समझाएंगे उसको लिख दीजिएगा, फिर 2 के नीचे इसको लिख लीजिएगा, 3 के नीचे इसको लिख लीजिएगा, है ना। यानी कि पिछले क्वेश्चन के लिए एक बात हम नोट करके लिख दें, है ना, कि अपरिमेय संख्या के लिए नोट, है ना, अपरिमेय संख्या ही अपने आप का परिमेयीकरण गुणांक कहलाता है, अपने आप का प्रमेयीकरण गुणांक कहलाता है, परिमेयीकरण गुणांक कहलाता है। थोड़ा हौच पौच हो गया ना भाई साहब, कोई बात नहीं। इतना तो समझ में आपको आया नहीं कि जो संख्या दिया गया उसी से गुना करेंगे तभी परिमेय संख्या आएगा। इसका मतलब किसी अपरिमेय संख्या के लिए वही संख्या उसका परिमेयीकरण गुणांक कहलाता है। वैसा गुणांक जो किसी अपरिमेय को परिमेय में बदल दे उसको क्या बोलेंगे, परिमेयीकरण गुणांक। वैसे गुणांक जो किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल दे उसको क्या बोलेंगे, परिमेयीकरण गुणांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमेयीकरण गुणांक। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 3। क्वेश्चन कह रहा है मौसा निकालिए। क्या निकालिए, मौसा। देखिए मौसा निकालने की हमारे पास 2 विधियां है ना, ज़्यादातर पूछा यूक्लिड वाले, है ना। मौसा निकालने के लिए मेरे पास 2 विधियां है ना।
सबसे पहले यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम, यूक्लिड भाग एल्गोरिदम, और दूसरा भाई साहब अभाज्य गुणनखंड। दूसरा अभाज्य गुणनखंड। तो अगर इसको अगर 45 और 60 का अगर मौसा निकालना है, 45 और 60, तो यूक्लिड भाग एल्गोरिदम से सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि आखिर बड़ा इसमें से कौन है। तो मेरे पास संख्या कौन है, 45 और 60, तो इसमें से बड़ा कौन है, 60 है ना। सबसे पहले लिखेंगे 60 इज ग्रेटर देन 45। इधर इससे बनाएंगे, उधर उससे बनाएंगे। तो हमको 60 में भाग देना है किससे, 45 से। किस में भाग देना है, 45 से। यहाँ से कर लो, 45 में किससे भाग देंगे, 60 में। तो एक बार में 45, 15, फिर 45। बचपन में याद आ रहा है कुछ, 15 तिया 45 कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। तो इसका मतलब क्या समझ गया है कि पूरा पूरा कट गया, तो 15 ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, HCF। यानी इसको लिखने का तरीका कि 45 गुने 1 प्लस 15, और यहाँ R 0 के बराबर नहीं हुआ तो फिर लिखेंगे 45 बराबर 15 गुने 3 प्लस 0। तो यदि शेषफल 0 आ जाए तो यही हमारा क्या होता है, मौसा होता है। मौसा किसका किसका मौसा, 60 और 45 का मौसा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये बात समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यूक्लिड भाग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करने के लिए हम दूसरा साइड रफ वाले सेक्शन में भाग से ज़रूर बना लेंगे ताकि गलती होने के चांसेस नहीं हो, ठीक है। क्या अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात कर ले, ठीक है। अगर अभाज्य गुणनखंड से मौसा निकालने के लिए बोले, कुछ नहीं करना, आपको बनाना है, कुछ तो करना तो है ना, मतलब टेंशन नहीं लेना। देखिए सबसे पहले 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 7 45 का, 2 बार में 30, 2 बार में 15, फिर 3 बार में 5, 3 बार में 15, 3 बार में 5। देखिए 60 को क्या लिखेंगे हम, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। 45 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 5। देखिए मौसा क्या कहता है, मौसा कि जो दोनों में कॉमन हो, जिसका पावर सबसे कम। तो दोनों में कॉमन क्या है, क्या दोनों में 2 कॉमन है, नहीं। दोनों में 3 कॉमन है, एकदम है। लेकिन कम किस में है, 1 गो 3 की 2 गो 3। देखिए यहाँ 1 3 है, यहाँ 2 3 है। तो मौसा क्या कहता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो कम बार हो। तो कम बार 1 गो 3 है कि 2 गो 3 है, ऑब्वियस सी बात है 1 गो 3। और कोई कॉमन है, 5 भी कॉमन है भाई, 5 5 क्या गो 5, 1 गो 5। इसका मतलब कि मौसा क्या हो जाएगा हमारा, मौसा बराबर 3 गुने 5 यानी कि 15। इससे बनाए तब भी 15, उससे बनाए तब भी 15। तो ऑप्शन नंबर 15 यानी ऑप्शन नंबर डी। यही तो आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। मौसा निकालने के लिए मेरे पास 2 विधियाँ हैं, अब यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम, फिर दूसरा अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन, यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम, अभाज्य गुणनखंड। जब भी यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम बनाएंगे हम साइड में एक रफ सेक्शन में क्या कर लेंगे, भाग करके चेक कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो दोनों का बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड। मौसा कहता है कि दोनों में से जो कॉमन है उसका पावर कम, यानी कम बार जो है उसी को लिखिए। तो दोनों में 3 कॉमन था, लेकिन कम बार 3 एक बार आया है। दोनों में 5 कॉमन था, लेकिन दोनों में एक एक बार आया, यानी कि 1 गुना कर दिए। तो 3 गुने 5 यानी कितना होते हैं, 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 5 15। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, आ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक अशून्य परिमेय और अशून्य अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, ठीक है। इधर आ जाए सॉल्यूशन वाले बॉक्स में। देखिए यहां से बात सीख लीजिए, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। देखिए एक बात अगर ध्यान रखेंगे संगति का, तो एक अच्छा व्यक्तित्व और एक खराब व्यक्तित्व अगर दोनों एक साथ चल रहे होंगे तो आदमी प्रेफरेंस किसको देता है, खराब को। जैसे अगर प्रधानमंत्री मोदी किसी आतंकवादी के साथ कल्ले से घूमना फिरना उठना बैठना चालू कर दे तो लोग जान जाए कि आतंकवादी ठीक नहीं है, मोदी आतंकवादी बन गया है ना। एक अच्छे नागरिक अगर डकैत के साथ घूमना शुरू कर दे तो लोग नहीं कहेंगे डकैत अच्छा बन गया है, लोग कहता है कि अच्छा भी डकैत बनने जा रहा है। इसका मतलब हमेशा प्रभाव बुरे का ज़्यादा रहता है। समझ में आया थोड़ा सा बात। यानी अपरिमेय और परिमेय जब भी एक साथ रहेगा, सब हर बार उसको परिमेय नहीं कहा जाएगा, अपरिमेय कहा जाएगा। अच्छा एक बात समझिए, तो गणित में अगर देखा जाए कि परिमेय संख्या कौन होता है, तो रूट के अंदर 4, मतलब रूट के अंदर क्या, अगर देखा जाए 4 हो गया, 3/2, 6/9, 12/7,
7, ये सब सारी परिमेय संख्या। √3, √5, √7, ये सब कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। यदि दोनों एक साथ किसी रूप में रहे, है ना, यदि मान लेते 4 प्लस √3 प्लस के साथ ऑपरेशन में रहे, एक परिमेय एक अपरिमेय, क्या बन जाएगा भाई? परिमेय की अपरिमेय? अभी बताए हैं ना, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। एक अच्छा व्यक्तित्व, एक खराब व्यक्तित्व, लोग क्या बोलेंगे? अच्छा दोनों है कि खराब है? खराब को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाएगा। इम्पोर्टेंस क्या मतलब? लोग खराब कहवे करेंगे। यही घटाव के साथ लिख देंगे तब भी क्या बन जाएगा? अपरिमेय। भाई साहब गुना के साथ लिख देंगे तब भी क्या बन जाएगा? अपरिमेय। क्या बन जाएगा? अगर भाग के साथ लिख देंगे, या तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, तब भी क्या बन जाएगा? ये अपरिमेय। तो यानी कि एक अशून्य मतलब 0 छोड़ के एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अशून्य अपरिमेय संख्या हमेशा मिलकर क्या बनेंगे? अपरिमेय संख्या ही बनेंगे। क्या बनेंगे? अपरिमेय संख्या। परिमेय कभी बनेंगे? नहीं बनेंगे। हमेशा क्या बनेंगे? अपरिमेय। या वाला तो बात ही नहीं, परिमेय तो किसी भी हाल में नहीं बनने वाला। एक कैसे बन जाएगा भाई? एक कोई बनने का चांसेस ही नहीं है। ठीक है यहाँ तक? अब सुनो यहाँ अगला क्वेश्चन। एक का पूछा था 2021 में, सेकंड द्वितीय पाली है ना, जिसमें अगर कंफर्म नहीं रहता उसमें नहीं लिखते किस पाली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किससे प्रकलित किया जाता है? यूक्लिड भाग एल्गोरिदम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? क्यों? अभी किया था देर पहले मौसा निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा? दोनों का मौसा निकालने के लिए करते हैं। क्या निकालने के कहते हैं? आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा? विषम संख्या और सम संख्या की बात की जा रही है। क्या इस बॉक्स को साफ कर दे? अरे कर दे भाई, अगर आपकी अनुमति हो तो। चलिए अब देखिए, बताते हैं आपको। हमेशा सम संख्या और विषम संख्या, अगर संख्या देखें तो बांटने का एक और तरीका, सम और विषम। सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अगर कोई q पूर्णांक है, क्या है? q पूर्णांक, तो 2 में q से गुना करके 0 जोड़े, 2 जोड़े, 4 जोड़े, यदि सम संख्या जोड़ रहे हैं तो सम संख्या होगा। यदि इसमें हम 1 जोड़ दे, 3 जोड़ दे, 5 जोड़ दे, तो हमेशा क्या होता है? विषम संख्या। यानी कि q में हम सम से गुना करके सम जोड़ देंगे तो सम संख्या बन जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर गुना भी किससे किए? सम संख्या से। किससे? यहाँ भी गुना किसमें किए? सम संख्या में। यदि सम संख्या से गुना करके अगर सम संख्या जोड़ देंगे तो सम बन जाएगा, और सम संख्या से गुना करके अगर विषम संख्या जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? विषम संख्या। ठीक, तो 6q सम संख्या में गुना किए, 0 जुड़ा, इसका मतलब सम संख्या होगा। +2 सम संख्या, +1 विषम संख्या, +4 सम संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? तो विषम संख्या पूछा तो क्या आ जाएगा? 6q + 1। विषम संख्या पूछा तो क्या हो जाएगा? 6q + 1। ठीक है, सम संख्या ही पूछा है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आ रही होंगी, है ना। देखिए हमारे पास 1 वे इंटरेक्शन है, यानी कि इधर से हम बोल रहे हैं, बस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए हमको इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग यूट्यूब पर, बट हमारा एक प्रयास है ना, जिससे आपको बेनिफिट हो जाए। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नोट ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि लिखने से बहुत बातें याद हो जाती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, चलिए। सो गाइज, आगे क्वेश्चन लिख दिए गए हैं बोर्ड पर, फिर बारी बारी समझना शुरू करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करेंगे 7 से। ठीक है, पिछले स्लाइड में हम लोग 6 तक कर लिए थे, धीरे धीरे समझना फिर शुरू करते हैं 7 से। ठीक है, एक आपके पास प्रॉपर नोटबुक होने चाहिए इसके, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, रिवाइज करते रहिए। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम संख्या का रूप क्या हो गया भाई? देखो, यदि 2 में मतलब सम संख्या में गुना करके सम संख्या को जोड़ेंगे तभी सम संख्या आएगा। यदि 1 को जोड़ रहे हैं तो विषम आ जाएगा दोस्त।
एक को जोड़ रहे हैं तो विषम आ जाएगा, एक को जोड़ रहे हैं विषम आ जाएगा, यानी कि 2q ही क्या होगा हमारा, किसी भी p धनात्मक पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, 2p, 2p + 2, 2p + 4, 2p + 6। सम संख्या में गुना करेंगे और सम संख्या को ही जोड़ेंगे तब क्या होगा हमारा सम संख्या का। यहाँ तक ठीक है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मौसा 19 है, तो लौसा क्या होगा। देखिए इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बार बार हर बार पूछे जाते हैं, 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 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 भाई साहब, यदि a और b दो संख्या है, a और b दो संख्याएं हैं, देखिए तो फॉर्मूला क्या कहता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने क्या होता है मौसा, इन्हीं दोनों का, दूसरा का थोड़ी होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल लौसा गुने मौसा गुणनफल के बराबर होगा। हमको दिया क्या है, दोनों संख्या गुणनफल था, हमको क्या दे दिया कि 2 1 6 6 और कुछ दे दिया है, उसका मौसा दे दिया 19, तो लौसा की जगह पर लौसा लिखेंगे, अब मौसा की जगह पर क्या लिखेंगे 19, तो हमारा लौसा क्या हो जाएगा भाई साहब 2166/19, काटना तो पड़ेगा हमको, तो 19 में अगर भाग देंगे हम 2166 में, तो एक बार में 19, 20 21 2 6, फिर एक बार में 19, 16 में से 9 जाएगा तो 7 ही होगा ना, 19 दूनी 38 19 चक 76, 19 चक 76, तो कितना हो जाएगा 144, काटेंगे कितना बार में 1 4 4, तो लौसा कितना हो जाएगा भाई दोनों संख्या का 1 4 4, यही है क्या, यही होना चाहिए, 1 सॉरी 1 1 4 होगा, क्या होगा 1 1 4, अरे देख लो भाई, देख लो, एक बार में 19, फिर एक बार में 19, फिर 4 बार में, तो कितना होगा 114 होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूज में नहीं रहो भाई, तो कितने हो जाएंगे 114, दोनों का कितना हो जाएगा आंसर 114, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखो आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 5 है, तो इसका लौसा क्या होगा। ये बात समझ में आ गया, ये बात देखो, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में लौसा क्या कहता है, अब मौसा क्या कहता है, लौसा कहता है कि देखिए जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो उसका अधिकतम घात, उसका कौन सा घात, अधिकतम, उसका अधिकतम घात, सुनो ध्यान से, गुने जो किसी में कॉमन नहीं हो, जो किसी में कॉमन न हो, जो दोनों में कॉमन होकर सबसे ज्यादा पावर, और जो किसी में कॉमन नहीं उसको भी गुना कर दीजिए, तब उसका क्या निकलेगा लौसा निकलेगा। अब देखो मौसा सीधा साधा ही कहता है, देखिए जो सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है उसका न्यूनतम घात लिख दीजिए, न्यूनतम घात लिख दीजिए, बस वही हमारा क्या हो जाएगा मौसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है लौसा, तो इस प्रश्न के लिए लौसा कितना हो जाएगा, लौसा क्या कहता है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में 2 कॉमन है, ठीक है, सबसे ज्यादा पावर कितना है 2 के पावर 3 की 4, 2 के पावर 4, अब और कोई कॉमन है 5 कॉमन है, तो 5 में दोनों में पावर 1 है, तो एक ही बार लिखना है हमको, और कोई कॉमन है नहीं। अब इसमें से 3 कॉमन नहीं, इसमें से 7 कॉमन नहीं, तो क्या कहता है कि जो दोनों में कॉमन है उसका अधिकतम घात, और जो किसी में कॉमन नहीं उसको भी गुना कर दीजिए, तो इसमें कॉमन नहीं था 3 तो गुना 3, इसमें कॉमन नहीं है 7 तो गुना 7। अब देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 गुने 5 गुने 3 गुने 7, तो 16 × 80 गुने 3 गुने 7 है ना, 8 × 3 = 24 यानी 240
गुने 7, गुना करने आ जाएगा, 1 0 का 1 0, 7 28 के 88 2 और 7 दूनी 14 2 16, 1680 इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 1680, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है तो समझते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा परेशानी होगा क्योंकि नए लोग से कुछ समझने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 हो गया, हमारा 8 हो गया, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 2021, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, देख लो दोस्त, यहाँ p था यहाँ m है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अभी बताएं कि सम संख्या में गुना करके सम संख्या जोड़ देंगे तो सम बन जाएगा, सम संख्या में गुना करके विषम संख्या जोड़ देंगे तो विषम संख्या बन जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो सम संख्या में गुना करके सम संख्या को जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? सम संख्या। लेकिन पूछ के आराम से विषम, तो ये आंसर तो नहीं होगा। बोलो यस और नो, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सम संख्या में गुना करके सम संख्या जोड़ रहा है, भी नहीं होगा। सम संख्या में गुना करके विषम संख्या जोड़ रहा है, एकदम यही होगा ऑप्शन नंबर सी, C4 चंडीगढ़। हाँ C4 चंडीगढ़। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका 10 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। आ रहा है समझ में बात? आगे देखिए, कर संख्या ये कैसी संख्या है? समस्या भाई, इस संख्या को तो हम जानते भी नहीं है, हाँ कि ना? तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए परिमेय अपरिमेय के सबसे पहले दशमलव प्रसार के बारे में आपको समझाते हैं तो सारे बात क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए दशमलव का प्रसार 2 प्रकार का होता है। दशमलव का प्रसार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, शांत और अशांत। यदि कोई संख्या दशमलव के बाद पूरा कट जाए तो शांत दशमलव प्रसार, है ना। दशमलव प्रसार, ये क्वेश्चन नंबर कितने में समझा रहे हैं आपको? 11 भाई साहब। ये होते हैं 2 प्रकार के, एक शांत वाले, दूसरा अशांत वाले। वैसा दशमलव प्रसार जो दशमलव के बाद पूरा कटे, जैसे हम 4 में 5 में 4 से भाग देंगे तो नहीं 0 देंगे तो 8 5 40 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? पूरा हम 10 में भाग दे देंगे 35 से, 3 बार में 30 और दशमलव देंगे तो 50, 5 बार में 50, पूरा कट गया कि नहीं कट गया? तो ऐसे दशमलव प्रसार दो दशमलव के बाद पूरा कट दे, उसको क्या बोलेंगे? शांत दशमलव। क्या बोलेंगे? 4/5, 0.3, ये सब संख्या कैसी संख्या हो जाएंगी? शांत। अशांत क्या होता है? जो नहीं कटे, जैसे हम 3 में 1 से भाग देंगे, दशमलव दिए, 1 3 तिहाई 9, फिर 1 3 तिहाई 9, फिर 1 3 तिहाई 9। अब भाई ऐसे करते करते तुम अगले जन्म तक करते रह जाओगे तो यही आएगा। तो यानी कि 0.333 डॉट अनंत तक जाएगा। तो इसमें अशांत भी 2 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया? अब ये देख लो, 7 में 22 से भाग देंगे तो 17 के 21, 1 दशमलव देंगे तो 0, 1 बार में फिर 7 0, 7 28, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 से 60 है था, 7 8 है 56, 7 5 35, कट रहा है भाई साहब, 5 आ गया। तो एक ऐसे दशमलव प्रसार होता है जो किसी चीज की को दोहराते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। जो किसी आवर्त को दोहराए उसको अशांत आवर्ती, और जो नहीं दोहराए उसे अशांत अनावर्ती। क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। अब देखो, अब यहां से असली खेल शुरू होता है। मेरे पास कितने प्रकार की संख्या है? 2 प्रकार के, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। मेरे पास कितने प्रकार की संख्या? 2। जो परिमेय संख्या होता है, कौन संख्या? परिमेय संख्या, इसके 2 दशमलव प्रसार, एगो शांत वाला भी होगा, अशांत में आवर्ती भी होगा। अशांत में कौन वाला होगा? अशांत आवर्ती। अब होगा अपरिमेय संख्या का एक ही दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, तो क्या यह संख्या को दोहरा रहा है? अब देखिए ध्यान से, 1 3 13, फिर 113, 1013, 10,013, दोहरा तो नहीं रहा है, तो ये परिमेय तो होने से रहा, तो कौन होगा हमारा? अपरिमेय। अब जिनको ये पूर्णांक में समझ में कंफ्यूजन होता है, भाई साहब पूर्णांक वाली संख्या कौन संख्या होती है? पूर्णांक जो 1 2 3 4 होती हैं से लेके अनंत तक, और -1 2 3 4 से लेके अनंत तक, तो ये तो वैसे ही भी नहीं होने वाली है, तो कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? चंडीगढ़ वाला सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है कि नहीं है? तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 114 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है? क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ हो जाएगा 12। 114 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 7 दूनी 14, 2 72, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 3 9, 1 2 3 4, तो 144 का वर्गमूल करेंगे, 2 का पावर कितना आ रहा है? 4 आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या, कौन संख्या है? अगला 13 नंबर क्वेश्चन में अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो एक और स्वयं से कटे, जैसे हो गया हमारा 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारी संख्या कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो भाई साहब देखो ध्यान से, क्या पूछ रहा है? लॉसा पूछ रहा है। 2 3 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा? 6, 3 5 का 15, ये सब का 35, इसका 77, अब 3 7 का निकाल लीजिए 21। तो क्या देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड जब भी होगा तो उसका एलसीएम निकालने के लिए सीधा दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? गुना। क्या कर देते हैं? गुना। इसका मतलब ए और बी मेरे पास अभाज्य संख्या, तो इसका लॉसा क्या हो जाएगा? ए गुने बी, ऑप्शन नंबर सी। तो सी 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 डी सी ए। उम्मीद है बात यहाँ तक समझ में आ रही है। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। ठीक है, तो गाइज आगे क्वेश्चन नंबर 14 से बात करते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है? क्या आपको पता है कि परिमेय संख्या बटा वाली संख्या होती है? ठीक है, यानी कि अगर हम देख ले कि यदि हम दो वैसे संख्या ले जो परिमेय संख्या, यदि हम दो परिमेय संख्या ले, जैसे 1/2 ले ले और 1/6 ले ले। ठीक है, तो ध्यान से समझो, 1/2 के बीच में कौन कौन आएगा? अगर इसके बीच की बात करें तो इसके बाद आ जाएगा 1/3, 1/4, 1/5। ये तो बेसिक। इससे भी देख लो 1/3 1, 1/3 2, 1/3 3, 1/3 4, ऐसे करते करते हम बहुत सारे संख्या निकाल सकते हैं। बातें समझ में नहीं आई? एक बार फिर से समझो। अगर देखा जाए ध्यान से समझिए कि 1/2 और 1/6 p/q के रूप में है एकदम है। परिमेय संख्या है, एकदम है। तो परिमेय संख्या अगर इसको दशमलव में लिखे तो क्या होगा? 0.5, और इसको लिखे तो आधा होता कि नहीं होता? इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? एक बार में 6 4 6 36, 0.16। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों के बीच हम परिमेय संख्या निकालेंगे, बड़ा कौन है? ये वाला। इसको अगर ऐसे लिख दे तो ठीक होगा। और इसके बीच परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.16 1 7 1 8 1 9 करते करते कहाँ तक चल जाएगा? फिर 2 1, क्योंकि यहाँ से लेकर 5 तक ना है, यहाँ 1 है, फिर हम कहाँ तक जाना है? 5 तक। फिर हमको मन कर 0.161, 0.162, 0.163, ऐसे करते करते भाई साहब बहुत सारे संख्या इन दोनों के बीच बन सकता है। तब ये नहीं कह दीजिए कि परिमेय नहीं है, परिमेय है, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, दो परिमेय संख्या के बीच हम अपने मन से चाहे तो अनंत, चाहे क्या अनंत निकलबे करेगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या के बीच हमेशा कितनी परिमेय संख्या निकाली जा सकती है? अनंत, जितना मन उतना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका? डी। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। देखो 15 का पोस्टमार्टम करेंगे तो 15 1 से कटता है, ठीक है, वेल एंड गुड। 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कटता है और 15 से भी कटता है। इसका मतलब ये तो पड़ी मेरा हाथ नहीं, ठीक है, ये तो नहीं हुआ। 12 1 2 3 4 6 से कट जाता है। 75 1 3 5 15 25 से कट जाता है, ये भी नहीं होगा। तो मेरे पास 23 ही सुनहरा मौका है जिसको हम क्या बना सकते हैं? अपरिमेय में। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आएगा, 15 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा टाइम लेकर ना, देखिए क्या कर रहा है कि 2 10 और 20 का लौसा निकालिए, मौसा निकालिए, उसका अनुपात बताइए। पहले कौन कर रहा है? लौसा। तो ऊपर क्या लिखना होगा हमको? लौसा। नीचे क्या लिखना होगा? मौसा। जब मौसा लौसा निकालने के लिए क्या आपको पता है अभाज्य गुणनखंड? कि भाई साहब कुछ नहीं करना, तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 10 20। चलिए 2 का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 10 फिर 2 5। तो ये तो 2 रहा, ये 2 गुने 5 रहा, ये 2 गुने 2 गुने 5 रहा। लौसा क्या कहता है कि जो दोनों में कॉमन है, जिसका सबसे ज्यादा पावर, जो सब में कॉमन है सबसे ज्यादा बार, तो 2 सब में है और सबसे ज्यादा बार कहाँ है? 2 गुने 2। तो ऊपर लिखेंगे 2 गुने 2। जो कॉमन नहीं है वो भी लिखिए। तो कॉमन सब में 5 नहीं है, कई बार नहीं है? 1 बार नहीं है। तो गुने क्या लिखेंगे? 5। अब मौसा क्या कहता है कि जो सब में कॉमन है उसका सबसे कम पावर। तो सब में कॉमन क्या है? 2 और सबसे कम पावर कितना है? 2 के पावर 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। एक बार में कट जाएगा तो 5 दूनी 10/1। अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10:1। मुश्किल तो नहीं था भाई, नहीं ना था मुश्किल। ऑप्शन कहीं है 10:1। तो ऑप्शन नंबर। हमेशा ध्यान रखेंगे पहले लौसा कह रहा था, ऊपर हमको लौसा रखना है, नीचे क्या रखना है? मौसा। बात समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा सेम क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन, सेम 2020 में ही पूछा गया। देखिए सब सारा क्वेश्चन 20 में, यानी 20 में पहला चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इसको भी बना लिया जाए। क्वेश्चन नंबर कितना? 21। देखिए भाई साहब कह रहा है 6 8 एवं 22 का लॉस है, मौसा का अनुपात निकालिए। यानी पहले लॉसा फिर क्या? मौसा। यानी ऊपर कौन रहेगा हमारा? लॉसा, नीचे कौन रहेगा हमारा? मौसा। तो ओकरा से पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 8 22, 6 8 22, 2 3, 2 4, 2 2, 2 11। तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 11। लौसा क्या कहता है? जो सब में कॉमन है सबसे ज्यादा बार। तो सब में कॉमन कितना है? 2 और सबसे ज्यादा बार 2, 2 गुने 2 गुने 2। और कहता है जो कॉमन नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं है सब में, और 11 भी कॉमन नहीं, उसको भी गुना कर दीजिए। ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा। अरे आप जो हुक्म करेंगे वही ना करेंगे। तो एलसीएम हुक्म क्या किया कि देखिए जो सब में कॉमन है और सबसे बड़का पावर, और जो कॉमन नहीं सबको गुना कर दीजिए। एलसीएम एचसीएम कहता है देखिए हम भाई सीधे साधे आदमी, जो सब में कॉमन है उसमें सबसे छोटका हमको दे दीजिए। सब में कॉमन कौन है? 2, और सबसे कम बार 2 एक बार आया, एक बार में कट जाएगा। 2 दूना 4 3 12, अब 12 में 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा? अरे 12 में 11 से गुना कर लो भाई, अरे करके देख लो। 100 कितना हो जाएगा? 32 बटा में 1। अनुपात निकालने आएगा क्या आपको? 132 अनुपात 1। कहीं ऑप्शन दिख रहा है आपको? इसके लिए ऑप्शन नंबर ए। तो भाई क्या आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे आ गया तो आगे देखिए। ठीक है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको मिटा दे क्या? ठीक है, जो क्वेश्चन लिखने हो लिख लीजिएगा ना, इस सब को मिटा देते हैं। गणित मुश्किल तो नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, गणित तो मुश्किल नहीं है, गणित मुश्किल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
16 हो गया तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 65 और 117 का मौसा 65 माइनस 17 के रूप में 117 के रूप में सॉरी, तो m का मान निकालिए। इसका मतलब जो मौसा होगा वो क्या है 65m माइनस के 117। इसका मतलब कि ये दोनों का जो मौसा होगा किसके बराबर होगा 65m माइनस 117 के। चलो मेरे पास दो संख्याएं हैं, हम HCF निकाल लेंगे भाग विधि से। एक के बारे में 65, ठीक है क्या, 2 5 5 7 में से 5 जाएंगे 2, 11 में से 6 जाएंगे 5, ठीक है भाई। एक बार में 52, कितना 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 13, फिर 52, 13 चौके 52। ओ माय गॉड, इसका मतलब HCF कितना निकल गया 65 और 117 का HCF निकल गया 13। अब ई किसके बराबर दिया हुआ है दोस्त, यही है ना 65 है माइनस 117, यही है, तो बराबर कर देते 13 के। क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, जोड़ नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा एकदम 130 हो जाएगा। 13 को जोड़ देंगे तो m का मान कितना हो जाएगा 130/65, मतलब के का 2 भैया कहीं ऑप्शन में दिख रहा तोरा के तो उहे मार दो, ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में, अरे आया कि नहीं आया, आया। क्वेश्चन नंबर 17 का था। 18 देख लिया जाए, 18 देख लिया जाए, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। अब देखो 2-3 बात बताते हैं। अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 21 23, सॉरी 21 नहीं होगा 23 27, बहुत दुख वाली बात है, 21 लिख दिया। भाज्य मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से कटे। भाज्य संख्या शुरू होता है 4 6 8 10 12 14 15 16 ... तो सबसे छोटका अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़का अभाज्य संख्या 4। निकालना क्या है भाई, निकालना दोनों का मौसा, तो मौसा निकाल दो भाग विधि से। 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 दूना के 4 कट जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मौसा। यानी कि 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। क्या होगा 2 हो जाएगा। अब देखो कुछ बात, क्वेश्चन और क्या पूछते हैं, क्रमागत संख्या। कैसी संख्या, क्रमागत में या तो सबसे पहले संख्या पूछ देगा या भाई साहब सम संख्या पूछ देगा या पूछ देगा विषम संख्या। देखो तीनों क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए हैं बकायदा, आगे जब हम क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो देखना किसी ईयर में पूछेगा भाई। अब क्रमागत संख्या की बात करें तो हमेशा 1 2 3 4 में देखेंगे तो 1 2 क्रमागत है, 3 4 क्रमागत है। अगर हम 100 की बात करें तो उसके ठीक क्रम के बाद कौन 101, तो यानी उससे पहले 99। तो इसका मतलब हमेशा जब भी क्रमागत संख्या आएगा उसका मौसा भाई साहब हमेशा लिखिएगा 1, क्योंकि लगातार संख्या का मौसा जैसे हमको 15 16 का मौसा निकालना है, क्या होगा 1 होगा, कुछ कॉमन नहीं 1 होगा। भाग करके देख लो 16, एक बार में 15, फिर 15 15 बार में 15, यही ना होगा। क्रमागत संख्या का मौसा हमेशा कितना होगा 1। सम संख्या बोल रहा है क्रमागत, तो सम संख्या शुरू कहाँ से होता है 2 4 6 8, हमेशा कितना कितना का अंतर 2 2 का अंतर, तो इन दोनों के बीच हमेशा मौसा कितना होंगे 2, मौसा कितना होगा 2। अब देख लो क्योंकि जैसे 4 8 4 6 ले लिए क्रमागत संख्या, मौसा कर दो, एक बार में 4 2 बार में 4, तो यही ना काटा। तो हमेशा क्रमागत सम संख्या का मौसा 2, ठीक है। विषम संख्या चेक कर लो 1 3 5 7 9 11, इसका जब भी मौसा होगा हमेशा ना, इसका मौसा जब भी होगा इसका मौसा हमेशा 1 होगा। कितना होगा 1, चेक कर लिया जाए भाई, चेक कर लिया जाए 5 7, एक बार में 5, 2 बार में 4, 2 बार में 2, कितना हो गया 1। तीनों बात याद रहेगा
क्रमागत संख्या का मौसा 1, क्रमागत सम संख्या का मौसा 2, क्रमागत विषम संख्या का मौसा 1, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा 2, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा 2, है ना। 2 अभाज्य संख्या का मौसा 2 अभाज्य संख्या का मौसा, तो दोनों का गुणनफल होगा। मौसा कितना हो जाएगा, दोनों मौसा, अच्छा 2 अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1, 2 अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1, 2 क्रमागत संख्या का मौसा 1, 2 क्रमागत सम संख्या का मौसा 1, 2 क्रमागत विषम संख्या का मौसा 1। जब भी 2 अभाज्य संख्या की बात कर रहा होगा तो उसका ही मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होपफुली इतने गर्मी में आपको बातें समझ में आ रही होंगी भाई, ठीक है। देखा था आगे क्वेश्चन नंबर हमारा, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कि भाई 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसे पूछ रहा, जैसे कि पूछ रहा भाई, तो 2 मिटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो मेरे पास 96 है, 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 3, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1, यही होगा ना, यही होगा ना। अरे बोलो यही होगा कि नहीं होगा, देख लो 2 के पावर 5, 3 के पावर 1, क्या है ये सब, यही तो बोर्ड पूछता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और उसमें का एगो का मौसा दे दिया है, तो लौसा निकालने के लिए कह रहा है। देखो भाई, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या किसके बराबर होता है, लौसा गुने मौसा के, किसके, लौसा गुने मौसा के। तो देखो ध्यान से गौर से, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया है ना, 8 6 7 0, बहुत खुशी की बात है। और उसका मौसा दिया 17, तो लौसा को जस के तस लिखो, मौसा दे दिया 17, तो हमको लौसा निकालना है, तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा, 8 6 7 0 बटा 17, यही ना होगा यही होगा ना। अब काटना शुरू करो, भागी ना करना है, 8 6 7 0, 17 पचे 85, 1 7, एक बार में 17, 0 बचल है यहाँ फेंक दो, 500 कितना 10, तो लौसा कितना हो गया दोस्त, दोस्त लौसा कितना हो गया, लौसा 5 1 0। समझ में आया कि नहीं आया, तो देखो कहीं ऑप्शन नंबर दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछले शुरू में कर लिए थे कि नहीं कर लिए थे, तो होपफुली आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इधर क्वेश्चन का सेक्शन है, उधर सॉल्यूशन का सेक्शन है, इस बात को ज़रूर नोट कीजिएगा, बेहद फ़ायदेमंद होने वाले ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास के साथ, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे अपने इसी पथ पर गति करते रहेंगे अर्जुन की तरह, ठीक है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस अगले क्वेश्चन में बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। अभी थोड़ा देर पहले समझाया कि 2 लगातार संख्या हो जाए, है ना, उसका मौसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है, हमेशा मौसा क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। इतना के अभाज्य गुणनखंड क्या 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 हो सकते हैं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड तुरंत निकाल देंगे हम, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से लगेगा 1 0 0 1, उसके बाद किससे लगने जा रहा है, नहीं लगेगा। इसका मतलब पहला और दूसरा यही दो क्या इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड, 2, कितने 2। यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या तो उसका मौसा क्या होगा, 2 लगातार संख्या का मौसा, फिर से लिख देते हैं, 2 लगातार संख्या का मौसा
हमेशा एक। दो अभाज्य संख्या का मौसा ये भी क्या होगा, एक होगा। दो लगातार या क्रमागत विषम संख्या का मौसा वो भी हमेशा क्या होगा, एक होगा। लेकिन दो सम संख्या का मौसा, किसका, लगातार सम संख्या, दो लगातार सम संख्या का मौसा की जब बात होगी तो हमेशा क्या हो जाएगा, दो होगा। क्या होगा, दो। तो ये चारों बात याद रखिएगा, ठीक है। तो P और Q होना चाहिए ना, P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसा कितना होगा, एक, केवल एक होगा। ऑप्शन नंबर डी। 25 कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात निकालिए। सबसे पहले पिछले वाला क्वेश्चन की तरह कि सबसे पहले इसका हमको लौसा निकालना, फिर क्या निकालना है, मौसा। तो 25 के लिए यहाँ देखिए ऊपर हमको लौसा निकालना है, नीचे क्या निकालना है, मौसा। ऊपर लौसा नीचे मौसा, ऊपर लौसा नीचे 5, 15, 20, यही है क्या, 5, 15, 20, ठीक है। ये तो 5 गुने 5 ही हो गया, सिर्फ 3 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5। मौसा क्या कहता है कि जो दोनों में जो सब में कॉमन है उसका सबसे ज्यादा पावर। तो तीनों में 1, 1, 5 कॉमन है तो ऊपर क्या लिखेंगे, 5। जो दोनों में कॉमन नहीं है वो भी लिखो। 3 कॉमन दोनों में नहीं है, 2 दूनी के 4 कॉमन नहीं है दोनों में, ठीक है। मौसा कहता है कि जो सब में कॉमन है उसका सबसे कम पावर। तो सब में कॉमन 5 है और सबसे का पावर कम किस में है, 5 में। तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12/1। तो अनुपात निकालेंगे भाई साहब तो कितना आ जाएगा, 12:1। कहीं है ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा जरूर, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सॉरी सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या होगा। पीछे पूछ चुका है 2021 में मौसा, इसमें पूछ रहा है गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सबसे छोटी अगर बात करेंगे, अगर भाज्य संख्या की बात करेंगे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। वही अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। यदि दोनों का दो बात पूछेगा, या तो एलसीएम पूछेगा चाहे एचसीएफ पूछेगा, है ना। और एक अभी पूछ दिया गुणनफल, क्या पूछ दिया, गुणनफल। तो देखिए एचसीएफ हमेशा 2 होगा, एलसीएम हमेशा 4 होगा, गुणनफल हमेशा क्या होगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा। तो देखिए इसमें आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। 29, 25, 16, 15। 15 को देखिए 3, 5 से कट जाता है, नहीं होगा। 16 2, 4, 8 से कट जाता है। 25 5 से कट जाएगा तो बच कौन जाएगा, 29। 29 अभाज्य संख्या, कौन संख्या, अभाज्य संख्या। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो बताएं कि सम संख्या में उससे गुना करके सम संख्या जोड़ देंगे तो सम संख्या हो जाएगा। सम संख्या में गुना करके घटा देंगे विषम संख्या, तो चाहे जोड़ देंगे विषम संख्या तो विषम संख्या हो जाएगा। तो m के लिए सम संख्या पूछ रहा है तो उसमें सम से गुना करके 1 घटाएंगे जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, 1 जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। सिर्फ उस संख्या में 2 जोड़ेंगे तब भी नहीं बनेगा, उसमें 2 से गुना करना होगा। क्या करना होगा, गुना करके तब सम संख्या जोड़े, चाहे नहीं जोड़े तब उस सम संख्या का रूप होगा। तो किसी पूर्णांक के लिए सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2m। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम क्या होगा। ठीक है, देखिए तो 6x के पावर 4y को क्या लिखेंगे, 6 गुने 1 गो x, 2 गो x, 3 गो x, 4 गो x और y। ठीक है भाई साहब, 12xy क्या लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 12 गुने, अच्छा 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने, ठीक है 12 क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने x गुने y। निकालना क्या हमको, HCF। HCF सीधा कहता है, देखिए जो सब में कॉमन है उसका पावर कम, तो सब में 2 कॉमन है
एकदम है, तो सबसे कम 2 किस में है, ऊपर में, तो 2। 3 दोनों में कॉमन है, एकदम कॉमन है, सबसे कम 3 का है, दोनों में एक ही जैसा है, तो 3। क्या x दोनों में कॉमन है, एकदम कॉमन है, सबसे कम x किस में है, एगो x नीचे वाला में। क्या दोनों में y कॉमन है, एकदम कॉमन है, सबसे कम y, दोनों में एक ही जैसा y है। तो अगर HCF की बात करेंगे तो HCF कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 xy, कितना हो जाएगा 6 xy। कहीं ऑप्शन में दिख रहा था आपको 6 xy, ऑप्शन नंबर डी। 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रूट 10 गुने रूट 15 किसके बराबर होगा। कोई बात नहीं, हम यहाँ से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, रूट 10 गुने रूट 15 किसके बराबर होगा। कोई बात नहीं, रूट अंडर का हम इसको लिख दे 10 गुने 15, ठीक है। अब 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 5, इसको क्या लिखेंगे 3 गुने 5, सही है कि नहीं है। अब 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 लिख दे। रूट का अगर अंदर नीचे जोड़ा है तो उसको जोड़ा से बोरा में कसिए, मतलब बोरा, जब 2 को पेयर आता तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 रूट 6। तो ऑप्शन नंबर कौन था हमारा, ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहे, बने रहे और पढ़ते रहें, ठीक है। एग्जाम से पहले हम सारे PYQs को धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे, चैप्टर वाइज कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कृपया इस सीरीज के साथ बने रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।